तो टेस्ट हो गया आप लोगों का? यस कैसे हुआ? फिजिक्स तो ठीक हुआ सर थोड़ा लेंथी था। लेंदी था पेपर? अच्छा, पेपर अभी मैंने तो देखा नहीं है। करंट पे ही क्वेश्चन आए थे ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं आए थे? एक क्वेश्चन मुश्किल लगा था सर वो था दो यस सर, एक आध क्वेश्चन थे थोड़े। एक आध तो पेपर ही था है ना, एक आध तो डफ रहते ही है, पर पूरा पेपर ही तो मुश्किल नहीं होगा, है ना। चलो, तो हम देख रहे थे टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कितना टाइम स्पेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमने देख लिया था। फॉर्मूला याद करना चाहो तो फॉर्मूला भी है, बाकी सेंटर पता करके हम एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर निकाल के वहां से टाइम पीरियड निकालते थे। कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो भाई। नो सर। चलो, तो अगला टॉपिक है हमारा एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन, वहां आपने लास्ट क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये था कि डी की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि पार्टिकल सेम साइड पर एग्जिट कर सके, है या नहीं। तो यहां अगर उससे छोटा डी रखा जाए तो फिर क्या होगा, वो हमें देखना है। मान लो कि इस तरह से आपके पास मैग्नेटिक रीजन है ना, कुछ ये हमें बताया गया है कि सिर्फ इतने से रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और कोई चार्ज पार्टिकल है जो इस पॉइंट से एंटर करता है Q, M। ये सेपरेशन आपको दे दी गई है D। इफ D इज लेस देन R, आपको पता है कि जो इसकी रेडियस होने वाली थी, रेडियस की वैल्यू होती है mv/bq। तो अगर रेडियस जो है ज्यादा है D से, तो क्या ये सेमी सर्कल कंप्लीट बना के सेम साइड पे एग्जिट कर पाएगा? नहीं कर पाए। हमें पता है इस समय पे अगर सेंटर की पोजीशन पता की जाए तो V क्रॉस B से सेंटर कुछ यहाँ आ जाएगा आपका, है या नहीं। कुछ यहाँ हमारा सेंटर आ जाएगा O। तो पार्टिकल कुछ इस तरह से डिविएट होगा, पर वो अपना सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा और वो यहीं से एग्जिट कर जाएगा इस तरह से V वेलोसिटी के साथ, ठीक है ना, स्पीड के साथ। अब हमें ये पता लग गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस के इक्वल है R। ये डिस्टेंस भी जो होगी ये भी रेडियस की इक्वल ही होगी क्योंकि वो सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। अच्छा, इनिशियली वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, यानी ये थीटा ये है उसका एंगल ऑफ डिविएशन। समझ आया? ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, तो हमें मिल गया ये एंगल थीटा। तो ये है एंगल ऑफ डिविएशन। अगर इसे देखा जाए तो ये दूरी कितनी है, ये है d, हमें पता है। आप क्लियरली इस ट्रायंगल से देख सकते हो कि साइन थीटा इसकी वैल्यू आती है d/r, या थीटा की वैल्यू आ जाती है सिंपली साइन इनवर्स d/r। तो डिपेंडिंग ऑन मैग्नेटिक रीजन की थिकनेस कितनी है, हम बता सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पार्टिकल। याद रखना ऐसा तब होगा जब मैग्नेटिक रीजन इनसफिशिएंट लेंथ का हो और पार्टिकल सेम साइड पे एग्जिट ना कर पाए। नोट डाउन कर लो।
चलो क्वेश्चन ट्राई करो। तो थिकनेस रीजन की दे दी है 3 MV/5 BQ, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना आएगा? तो 37 डिग्री। सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, 3/5 sin sin इनवर्स 3/5 3 MV/5 BQ अपॉन MV/BQ। - 37 डिग्री। कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो एक और कर लेते हैं। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन of the particle till it exits magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड B दी गई है, पार्टिकल यहां से एंटर कर रहा है V, हाँ। तो एवरेज एक्सेलरेशन बताना है पार्टिकल का, और थिकनेस जो दे दी गई है वो MV/2BQ दे दी गई। आवाज आ रही है ना सबको? यस यस सर। चलो बताओ। सर हाँ एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं, वो रह गया लिखना। हो गया सर। आया। एक मिनट।
सर हाँ क्या आया? सर 6b³/m² होल इंटू √(v²/4 प्लस v√3/2 - 1 होल स्क्वायर। ओके, ऐसा आ रहा है, देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो आप निकाल सकते हो एंगल ऑफ डिविएशन। तो थीटा ये सिंपली आ जाएगा साइन इनवर्स डी बाय आर, यानी ये आपको मिल गया कितना, 30 डिग्री। यानी पार्टिकल तो डिविएट हुआ होगा 30 डिग्री से, सही है कि नहीं? कुछ इस तरह से उसकी वेलोसिटी हो गई होगी और ये होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैं अगर इसको आई कैप मान लेता हूँ और इसको जे कैप मान लेता हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी हम क्या कह सकते हैं, वो तो है वी आई कैप। फाइनल वेलोसिटी हम कह सकते हैं v cos 30 डिग्री आई कैप प्लस v sin 30 डिग्री जे कैप। जी कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ से आपको मिलेगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि v√3/2 माइनस v आई कैप प्लस v/2 जे कैप। ये आ गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड थीटा बाय ओमेगा। एंगल कितना सबटेंडेड है सेंटर पे, जो डिविएशन है वही, यानी π/6/ω, यानी कि BQ/m, यानी πm/6BQ। तो एवरेज एक्सेलरेशन सिंपली इसका मैग्नीट्यूड यानी √v√3/2 माइनस v का होल स्क्वायर प्लस v/2 का होल स्क्वायर, ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन πm/6BQ। ये है हमारा आंसर। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट? नो। चलो बढ़िया। तो ये आपके सर्कुलर पाथ की चीजें थी जिसमें आपसे कोई एंगल ऑफ डिविएशन पूछ सकता है ना, और टाइम स्पेंड इन मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकता है। इसके बाद अगला पाथ पढ़ने से पहले हम एक चीज के बारे में, छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं, जिसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स बोला जाता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स on a charged particle, on a charged particle is called Lorentz force। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो ऐसे रीजन के अंदर मूव कर रहा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो जो नेट फोर्स आप लिखते हो जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर समेशन मैग्नेटिक फोर्स के साथ, है या नहीं? यस। F की वैल्यू यहां से हमें मिलती है QE प्लस QV×B। इस फोर्स को कहा जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। अब मान लो कि ऐसा कह दिया जाए कि एक चार्ज पार्टिकल है जो कि अनडिविएटेड मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है एक ऐसे रीजन में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इफ अ चार्ज पार्टिकल moves with constant velocity, moves with constant velocity in a region containing इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होना चाहिए आप बता सकते हो?
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है, नेट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ नेट मस्ट बी 0, यानी क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी ये होना चाहिए 0। यहां से आपको कंडीशन मिल जाती है ई दिस शुड बी इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी या शुड बी इक्वल टू बी क्रॉस बी। समझ आया? तो अगर ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में, तो पार्टिकल ऐसे रीजन में भी अनडेविएटेड मूव करता है। इसे कह दिया जाता है कंडीशन ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर यानी कि वेलोसिटी सिलेक्ट कर ली गई है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा पार्टिकल। क्या आपको क्लियर हुआ? यस सर। तो क्या कंडीशन है, क्या E मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी? यहां से क्या पता लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही है कि नहीं? यस। अच्छा, और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए क्या? नहीं, B and V may have any angle, उन पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बस ये रिलेशन होना चाहिए इनके मैग्नीट्यूड्स के बीच में और डायरेक्शन के बीच में। तो अगर ऐसा कह दिया जाता है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी सभी के सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना? तो फिर हम क्या कह सकते हैं, E ये इक्वल हो जाना चाहिए सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ E ये हो जाना चाहिए B इंटू वी इंटू साइन 90 डिग्री, और यहां से आपको V की वैल्यू मिल जाती है E बाय बी। तो अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगाए गए हैं और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से, तो इतनी वेलोसिटी से अगर पार्टिकल प्रोजेक्टेड है तो वो अनडिविएटेड मूव करेगा, वरना वो डिविएट हो जाएगा। समझ आया या नहीं? यस। तो ई वेक्टर वाल मस्ट बी परपेंडिकुलर, एक बार वापस समझो। बेटा अगर कहीं लिखा है A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो क्या A B और C के परपेंडिकुलर हो ऐसा जरूरी है? डाउट Yes. पूछने वाले व्यक्ति जवाब दें। मैं पूछ Yes, रहा हूं sir. अगर कहीं लिखा है A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, तो A जो है B और C दोनों के परपेंडिकुलर हो, क्या ऐसा कोई जरूरी है? Yes, sir. क्यों? जल्दी बेटा, पूरी क्लास नहीं है हमारे पास, जल्दी से। एक बार आप ही समझा दीजिए। नहीं मैं तो नहीं समझा पा रहा, आप ही समझाइए ना। आपने यस बोला है तो किसी कारण से बोला होगा, क्या लॉजिक है? जल्दी से बेटा फटाफट। पूछ कौन है, नाम क्या है आपका? सर हेत। हेत? यस। हेत कोई डाउट है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया था बचपन में। क्रॉस प्रोडक्ट से पता लगता है कि अगर इस तरह से कोई एक्सप्रेशन लिखी है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ E को लिखा है V क्रॉस B,
तो ई ऑब्वियसली वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ आया हेज जी? यस सर। बहुत बढ़िया। तो इसका भी यूज पता है किसमें किया जाता है? पार्टिकल्स को सेपरेट करने में कर दिया जाता है। समझ आया? क्योंकि अगर हम किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दें तो कोई चार्ज पार्टिकल जिसके पास सिर्फ इतनी वेलोसिटी होगी वही तो अनडिविएटेड मूव कर पाएगा। अरे है या नहीं? यस Yes. यस सर। चलो तो क्वेश्चन देख लेते हैं। A sample of protons and alpha particles is accelerated through potential difference V naught. The sample then enters a region having electric field and magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to direction of motion. Find ratio of B by E so that alpha particles move undeviated. और यहाँ दिया गया है Q है चार्ज ऑन प्रोटॉन, M है मास ऑफ प्रोटॉन। Sir, root of m by v naught cube. ओके तो इसमें एक चीज तो हमें पता है कि वेलोसिटी सिलेक्टर के लिए क्या कंडीशन हो जाती है। आपको पता है कि E बाय बी ये होता है V, यानी V वो वेलोसिटी है जिसके लिए पार्टिकल अनडिविएटेड मूव करेगा। तो यही हो जानी चाहिए वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो व्हेन चार्ज Q is accelerated by V naught तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी ये हो जाती है क्यू वी नॉट। समझ आया? तो अल्फा पार्टिकल के लिए अगर मैं लिखूं तो हाफ 4m इंटू वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुई,
ये हो जाना चाहिए, चार्ज उस पर होता है 2q इंटू वी नॉट। समझ आया? तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल गई अंडर रूट ऑफ क्यू वी नॉट बाय एम। तो इतनी वेलोसिटी होगी अल्फा पार्टिकल के पास जब उसे एक्सेलरेट किया जाएगा तो यही हो जानी चाहिए उस रीजन के लिए वेलोसिटी सिलेक्टर वाली वेलोसिटी। तो b बाय ई की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ m बाय क्यू वी नॉट। क्लियर हुआ? यस। तो ऑब्वियसली प्रोटॉन के पास सेम वेलोसिटी नहीं होगी, तो वो तो क्या होगा, डिविएट, पर अल्फा पार्टिकल कैसा मूव कर जाएगा, अनडिविएटेड। क्लियर है? यस। चलो, तो छोटी सी हेडिंग थी लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, और वहां से सिर्फ ये वेलोसिटी सिलेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें। इसी पे जेई 1997 में क्वेश्चन आया था, ठीक, इसी तरह का, एक्सेलरेट करा के अगर अनडिविएटेड मूव करना है तो। क्लियर है? चलो, तो अभी तक हमने कौन कौन से पाथ देखे हैं? अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन पाथ देखा था, और देखा था आपने सर्कुलर पाथ। अब उसमें तीसरा केस लेने वाले हैं हम, ठीक है ना, जिस केस में व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर is not equal to 0 डिग्री या 180 डिग्री या 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता है 0 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन है, 90 डिग्री पे सर्कुलर है। तो ये तीनों ही अगर एंगल नहीं है, इनके अलावा अगर कोई एंगल है, तो फिर पाथ कैसा होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो मान लो किसी रीजन में इस तरह से दी गई है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और हम पार्टिकल को दे देते हैं वेलोसिटी। यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है q, मास मान लो m, तो इसको आपने कोई वेलोसिटी दे दी v, और थीटा एंगल बना हुआ है। यहाँ रिलेशन आपको पता है कि थीटा 0, 180 या 90 डिग्री नहीं है। तो फिर पाथ कैसा होगा ये इमेजिन हमें करना है। तो एक चीज यहाँ से आप देख सकते हो कि वेलोसिटी किसी ऑब्लिक एंगल पे है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स मैं कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट तो आएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसे मैं कह देता हूँ v पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो v पैरेलल, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी v cos थीटा। और एक कंपोनेंट आएगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जिसे हम कह सकते हैं v परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू आएगी v sin थीटा। अब सोच के देखो, अगर सिर्फ v पैरेलल होता तो पार्टिकल का पाथ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन। तो ये तो स्ट्रेट लाइन। रीजन होता फॉर पाथ टू बी स्ट्रेट लाइन, पाथ टू बी स्ट्रेट लाइन। और सोच के देखो, अगर सिर्फ v परपेंडिकुलर होता तो पाथ कैसा होता, सर्कुलर। ओके, पाथ टू बी सर्कुलर। अब आपके पास दोनों हैं, तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन भी होगा और सर्कल भी होगा। पैराबोला कहाँ से आ गया, अरे भाई, अगर दोनों हैं तो दोनों तरह का पाथ होगा, सॉरी सर, हाँ दोनों तरह का होगा, सॉरी सर। स्ट्रेट लाइन भी और सर्कल भी। तो जो पाथ बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है। स्प्रिंग जैसा, स्प्रिंग देखी है सबने, तो उसके जैसा पाथ बनता है।
क्लियर हुआ? यस ठीक है, तो ये जो पाथ यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इस पाथ को नाम दिया जाता है हेलिकल पाथ और अ हेलिक्स। हेलिकल पाथ और अ हेलिक्स। कुछ लोग इसको स्पाइरल बोलते हैं, वो ऑब्वियसली गलत है। स्पाइरल एक 2 डायमेंशनल शेप होता है, जबकि हेलिकल पाथ या हेलिक्स एक 3 डायमेंशनल शेप होता है। बात समझ आ रही है? तो जैसे स्पाइरल बाइंडिंग आप बोलते हो, नोटबुक पे कराई जाती है, वो एक्चुअली क्या है, वो हेलिकल बाइंडिंग है। स्पाइरल होता तो वो ऐसा होता, जिसमें रेडियस लगातार बढ़ती रहती है और वो 2 डायमेंशनल होता है। जबकि हेलिकल पाथ कैसा होता है, कोई चीज़ गोल गोल घूम रही है और आगे भी बढ़ रही है। इमेजिन करने की कोशिश करो, अगर इसे आप इस जगह से देखते तो आपको ये एक्सिस दिखती और सिर्फ कैसा पाथ दिख रहा होता, सर्कुलर पाथ दिख रहा होता। समझ आ रहा है? ये आगे बढ़ते जा रहा है और बार बार इस एक्सिस को टच भी कर रहा है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली एक्सिस है, एक्सिस ऑफ हेलिक्स। समझ आया? तो सेंटर तो कुछ साइड में आएगा और ये गोल गोल क्या करता रहेगा, टच कर करके उसे घूमता रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 वेलोसिटी हैं और दोनों अपने तरह का शेप बनवाना चाह रहे हैं, अपने तरह का पाथ बनवाना चाह रहे हैं। तो अब देखो, हेलिकल पाथ के लिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यही है, अगर किसी का हेलिकल पाथ है तो उसकी एक एक्सिस होगी। सबसे पहली चीज तो मैं पाथ यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह का पाथ है अगर, तो सभी सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो पाथ होता है, यहाँ पे कई सारे सेंटर बनना चाह रहे थे ना, अगर ये एक्स एक्सिस में नहीं मूव कर रहा होता तो ये सर्कल पे घूमता, तो इसका सेंटर कहीं लाई करता। तो उन सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसे आप कहते हो एक्सिस ऑफ हेलिक्स। समझ आया? थोड़ा एक काम करता हूँ, 3D बनाने की कोशिश करता हूँ, बनेगा तो नहीं, पर ट्राई कर लेता हूँ मैं एक बार। ऐसा इमेजिन करो कुछ, कुछ इस तरह का हो जिसमें कि इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। स्प्रिंग इमेजिन करना, स्प्रिंग, इस तरह की कुछ लाइन है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, सेंटर को जो ज्वाइन कर रही है, एक्सिस ऑफ हेलिक्स। समझ आया? यस ठीक है, इस तरह से पीछे जा रहा है। समझ आ रहा है ना? अरे मैं भारी कोशिश Yes. कर रहा हूँ, हाँ है ना तो बोलो। यस 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 कितने आलसी आदमी, नींद आ जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से आगे आता है फिर पीछे जाता है, आगे आता है फिर पीछे जाता है, इस तरह से घूम रहा है।
जहां सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम कह रहे हैं एक्सिस ऑफ हीलिक्स। अब ये है तो ढेर सारे सर्कल्स का कॉम्बिनेशन, तो ये जो डिस्टेंस है एक्सिस से पार्टिकल जिस डिस्टेंस पे घूम रहा है r, इसको कह दिया जाता है रेडियस ऑफ हेलिक्स, जो बेसिकली इसके सर्कुलर कंपोनेंट की रेडियस ही है। ठीक है, अब इसने एक्सिस को अगर इस पॉइंट पर टच किया है, समझ आ रहा है, एक्सिस तो खैर सेंटर पे रहेगी, जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया था अगर हम वो पॉइंट देखें और वहीं पॉइंट पर आगे अगर देखा जाए, जैसे यहां से शुरू हुआ मतलब ये, और वापस उसी पॉइंट पर जब घूम के आया होगा सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो ये जो डिस्टेंस कवर की जा रही है इसे कहते हैं पिच। या और सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं, पिच जो कहलाती है वो कहलाती है द डिस्प्लेसमेंट along magnetic field in the time particle completes one revolution। समझ आया या नहीं? यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, एक चक्कर काटने में पार्टिकल जितना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ गया उसे आप क्या कहते हो? पिच ऑफ हेलिक्स कहते हो। क्लियर हुआ? यस सर। तो अब इन्हीं की हमें कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर बात की जाए सिर्फ सर्कुलर कंपोनेंट की, तो पहली चीज तो आप बता सकते हो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। बताओ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन के लिए कौन सी वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी? पैरेलल वाली या परपेंडिकुलर वाली? परपेंडिकुलर वाली v sin थीटा। परपेंडिकुलर वाली सर्कल पे घुमा रही है। हाँ, तो फिर टाइम पीरियड क्या आएगा? इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी। बिल्कुल, टाइम पीरियड 2πm/bq ही आ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, फिर मैंने क्यों बोला परपेंडिकुलर पे डिपेंड करता है? क्योंकि परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है सर्कल पे घुमाने के लिए। समझ आया या नहीं? पर ओवरऑल टाइम पीरियड तो क्या रहने वाला है? सेम। दूसरी चीज, रेडियस ऑफ हेलिक्स अगर पूछा जाए तो रेडियस के लिए कौन सी वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है? वो भी परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वही सर्कल के ऊपर घुमा रही है। तो रेडियस आप क्या बोल सकते हो? एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, यानी एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। क्लियर हो रहा है या नहीं? कोई डाउट हो तो बोल देना भाई। क्लियर है सर। और तीसरी चीज है पिच यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी। नहीं यार सर पैरेलल पिच के लिए पैरेलल वेलोसिटी। पैरेलल वेलोसिटी। टाइम पीरियड तो फिक्स है, तो कितना आगे जाएगा वो v पैरेलल पे डिपेंड करेगा, तो v पैरेलल इनटू टाइम। तो पिच हमें यहाँ से मिल जाता है u cos थीटा इंटू 2πm/bq। क्लियर? यस सर। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हो गया कॉपी? सर वो v cos थीटा लिखा है ना? हाँ, u cos थीटा या v cos थीटा जो भी लिख लो। ओके सर।
चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो a particle is projected in magnetic field equal to B naught I cap as shown। तो ये हमारा पार्टिकल है, फ्रॉम ओरिजिन से फेंका जा रहा है कुछ इस तरह से V नॉट, और ये एंगल है 37 डिग्री। ओके, फाइंड, पहली चीज आपको बतानी है एक्सिस ऑफ हेलिक्स, दूसरा रेडियस ऑफ हेलिक्स, या एक काम करो इसको 1 कर लो, इसको 2 कर लो। तीसरा आपको बताना है पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है ना। Q, M आपको चार्ज और मास ले लेना है पार्टिकल का। डन सर। हो गया, क्या लिखेंगे बताओ। सबसे पहले रेडियस 3/5 mv नॉट बाय bq। mv sin 37 बाय bq, यानी कि 3/5 mv बाय bq। दूसरी चीज एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस की इक्वेशन बोलो। पहली बात तो एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी सर के ये देखो, अगर आप ऐसे ड्रॉ कर, पैरेलल टू अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं कि y एक्सिस ऊपर है और माइनस z एक्सिस यहाँ है, x एक्सिस अंदर है, तो देखो v क्रॉस b, फोर्स आया किधर था, b इस तरफ है, v क्रॉस b करते हो तो इनटू द प्लेन फोर्स आता है कि नहीं। यस सर। यानी सेंटर कुछ यहाँ लाई किया होगा, यस तो पार्टिकल ऐसे कुछ घूमेगा अगर साइड से देखेंगे तो, है ना। यस तो एक्सिस इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये डिस्टेंस तो रेडियस की इक्वल है और z एक्सिस की तरफ है, तो आप z क्या लिख सकते हो, -r या -3mv/5bq। अरे समझ आया या नहीं। यस सर। एक्सिस की इक्वेशन ये लिख सकता हूँ कि नहीं, z कोऑर्डिनेट हमेशा यही रहेगा। थर्ड पार्ट में आपको पिच बताना है, पिच हो जाती है हॉरिजॉन्टल स्पीड यानी 4/5v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट।
बताओ, किसी को किसी पार्ट में कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? यस। चलो और कर लेते हैं। अब पार्टिकल, हाँ डायरेक्शन में कैसे आया? आवाज नहीं आ रही बेटा, तेज बोलो। सर ये डायरेक्शन समझ नहीं आई। Z एक्सिस के लिए यस सर। बेटा सेंटर की तरफ फोर्स लगता है ना, सर्कुलर पाथ का सेंटर पता करना है। सेंटर निकालने का तरीका मैंने बताया ही है। हमेशा फोर्स जो लगेगा पार्टिकल पे वो सेंटर की तरफ लगना चाहिए। अगर इस समय पे आप V क्रॉस B करते हो तो आपका पाम किधर आता है? अंदर की तरफ। V वो वाला यूज करना, सिर्फ परपेंडिकुलर वाला। V क्रॉस B करोगे तो पाम इनटू द प्लेन। इनटू द प्लेन कौन सी एक्सिस है? हाँ सर ओके हो गया Z एक्सिस। है ना, तो -R पे सेंटर आ गया। तो पार्टिकल Q, M is projected with speed V making 53 degree with magnetic field which is along positive x-axis. Find पहला radius and pitch of helix और दूसरा position vector of particle as function of time. ठीक है, और ऐसा कुछ है। मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ है, ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया है। ट्राई करो।
सर हाँ सर मेरा रेडियस आया 4/5 MB/BQ, पिच 6 MB/5 BQ, और ओके, पोजीशन वेक्टर 3V/5 टाइम्स ऑफ T I कैप प्लस R साइन ओमेगा T J कैप प्लस R इंटू 1 - cos ओमेगा T माइनस K कैप। बिल्कुल सही है। तो रेडियस सबने निकाल दी होगी, पिच भी निकाल दी होगी, v cos थीटा इंटू टी यानी 3V/5 इंटू 2πm/BQ। पहले पार्ट में तो किसी को डाउट नहीं होगा। सेकंड पार्ट में सॉल्व करने के लिए बेटर होगा कि आप इस तरह से एक्सिस ड्रॉ कर लो, जहां ये हमारी y एक्सिस है और यहां ड्रॉ कर लेते हैं हम -z एक्सिस। ठीक है ना, क्योंकि सेंटर जो आ रहा है फिर से v क्रॉस b से अगर आप करोगे तो वो इनटू द प्लेन ही आ रहा है, यानी -k कैप में। इस तरह का कुछ पाथ बनने वाला है। समझ आया? यस। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे सेंटर आ जाएगा। ये रेडियस भी हमें पता है, आप निकाल ही चुके हो r। अब पार्टिकल यहां से घूमेगा तो किसी इंस्टेंट पे यहां कुछ पहुंचा होगा, है नहीं? इस तरह से ये एंगल जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आती है ओमेगा टी, ये हमें पता है। ओमेगा होता है BQ/m इंटू टी। तो अब अगर आप देखो, पहली बात तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो सिर्फ जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो है v cos थीटा। तो एक्स एक्सिस में कितना कवर होगा, वो हो जाएगा v cos थीटा इंटू टी, यानी 3V/5t। समझ आया? y कोऑर्डिनेट क्या होगा ये आप देख सकते हो यहां से। y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारे पास r साइन ओमेगा टी, और z कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारे पास, वो भी हम देख सकते हैं। z कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो -r1 - cos ओमेगा टी। ये r cos ओमेगा टी है, यही तो आपका z डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर अगर हम लिखेंगे तो वो हमें मिलेगा 3VT/5, ये तो हो गया i कैप, प्लस y के अंदर लिखेंगे तो r साइन ओमेगा टी j कैप प्लस r1 - cos ओमेगा टी, ये आपका -k कैप। क्लियर हुआ? इस तरह से पोजीशन वेक्टर किसी भी समय पे आप निकाल सकते हो। कोई डाउट किसी को? नो सर। -r नहीं आएगा, z इक्वल्स टू आपने -r करके लिखा है। वो तो मैंने मैग्नीट्यूड इस समय z लिखने के लिए लिखा था कोऑर्डिनेट, या -k कैप लिख दिया तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। ओके सर। कॉपी हो गया? यस सर। चलो,
अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास यूनिफॉर्म हेलिक्स का तो हो गया है सब कुछ, पिच वगैरह हमने लिख लिया है, पर मान लो इसी हेलिक्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा velocity। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत रेयरली इस पे क्वेश्चन आता है। एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर क्या होगा वो हमें देखना है। जैसे ये एक्सिस हो गई और इस डायरेक्शन के अलोंग यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है राइट की तरफ। और ये इस तरह से वेलोसिटी दे दी है v एट एन एंगल थीटा। तो बताओ किस चीज पे फर्क पड़ेगा? पहली चीज सर वी कॉस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे v cos थीटा, और जो इधर आ रहा है v sin थीटा। कौन सी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलने वाला है? दोनों का सर बदलेगा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी का। परपेंडिकुलर v perpendicular का मैग्नीट्यूड does not change as electric field is perpendicular to it। ठीक है, नेट स्पीड बदलेगी, नेट वेलोसिटी भी बदलेगी, पर v परपेंडिकुलर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इस समय जो हेलिक्स फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा फॉर्म होता है। क्या होता जाएगा? उसकी पिच लगातार बढ़ती चली जाएगी क्योंकि x वाली स्पीड बढ़ती चली जा रही है। समझ आ रहा है? तो रेडियस ऑफ हेलिक्स तो सेम रहती है, रेडियस ऑफ हेलिक्स r, ये तो वही रहने वाली है एम वी परपेंडिकुलर बाय बी क्यू, तो रेडियस तो सेम ही आएगी एम वी साइन थीटा बाय बी क्यू। समझ आ रहा है या नहीं? तो ये तो कैसी रहती है? कांस्टेंट, पर पिच क्या हो जाएगी? इंक्रीज होने लग जाएगी। तो पिच ऑफ हेलिक्स कीप्स इंक्रीजिंग। समझ आया या नहीं? जैसे सबसे पहली पिच अगर निकाली जाए, पिच फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन, पहले रेवोल्यूशन के लिए आप पिच अगर निकालोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो हाफ QE बाय m इंटू टी स्क्वायर। समझ आया? सिमिलरली पिच 2 के लिए आपको इनिशियल स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो पिच तो जनरली पूछते नहीं है, पर पूछे तो आप निकाल सकते हो, है ना? याद क्या रखना है कि रेडियस इसमें कैसी आ जाती है? फिक्स्ड आ जाती है। वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली चेंज नहीं होती, पैरेलल वाली लगातार बढ़ती रहती है। तो नेट स्पीड भी लगातार बढ़ती रहती होगी। कोई डाउट नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स के अंदर किसी को? चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं। तो इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ई नॉट आई कैप और मैग्नेटिक फील्ड ये है बी नॉट आई कैप। वेलोसिटी ये दी गई है वी नॉट जे कैप। The particle is projected
at t is equal to 0 from origin with the given speed. ठीक है, तो find the time after which its speed becomes under root 5 v naught by 2. सर m v naught by 2 QE. m v naught by 2 QE. ओके, सबका आया? यस सर। तो पहली बात तो ये बताओ कि क्या जे कैप की वेलोसिटी कभी चेंज होगी? नहीं होगी सर। एक्सेलरेशन हम जरूर जानते हैं, एक्सेलरेशन होगा QE by m। इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आई कैप में आएगी और वो वेलोसिटी होगी QE by m इंटू टी आई कैप, है या नहीं? यस सर। और ये वाली वेलोसिटी तो फिक्स रहने ही वाली है, जे कैप। तो नेट वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ QE by m इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस v नॉट का स्क्वायर ये होना चाहिए रूट 5 v नॉट बाई 2, है या नहीं? स्क्वायर कर दो तो यहाँ से q स्क्वायर e स्क्वायर बाय m स्क्वायर t स्क्वायर ये मिल जाएगा आपको v नॉट स्क्वायर बाय 4, यानी t की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से m v नॉट बाय 2 q e नॉट। सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सर अगर एक जे कैप में क्या कह रहे हो बेटा? अगर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में, जे कैप में भी लगा दें और आई कैप में भी लगा दें यस, तो फिर पाथ बड़ा अजीब सा हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब कैसा, मतलब हेलिकल बनेगा कि थोड़ा डिस्टॉर्टेड? तो नहीं बनेगा, तब स्पीड भी लगातार बढ़ती रहेगी, रेडियस लगातार बढ़ती जाएगी, पिच भी लगातार बढ़ती जाएगी, तो वो सब कोई डिफाइंड अच्छा सा पाथ नहीं है जिसे हम पढ़ें। टोर्नेडो जैसा लगेगा। क्लियर हुआ? यस यस सर। ओके। सर आपने वो ऊपर एक बार वो फॉर्मूला लिखा है तो वहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं वहाँ पे।
हाँ सर यही नीचे नीचे सही वाला है नीचे। और नीचे हाँ सर नॉन यूनिफॉर्म हेलिकल पाथ। हाँ हाँ सर यहाँ पे आपने पिच फॉर 1 रेवोल्यूशन लिखा है ना सर, ये थोड़ा समझ नहीं है मतलब कैसे आपने बिना टाइम को यहाँ पे वो क्या मान लिया, मतलब टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है टाइम ना तो सर 2 उसकी पाई बी क्यू ही होता है। टाइम तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, यस सर। परपेंडिकुलर वेलोसिटी बदल नहीं रही है, तो टाइम तो 2 पाई एम बाई बी क्यू ही रहने वाला है ना। यस सर। अच्छा सर आपने यहाँ पे समझ टाइम सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके सर मेरे को बोला टाइम बस का भी नहीं है। ये लिखा हुआ है v पैरेलल इनटू t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके सर। हाँ सर। चलो एक और कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन में दिया गया है आपको 8.35 इंटू 10⁻⁻² आई कैप टेस्ला। ठीक है। अब प्रोटॉन is projected with velocity 2 into 10⁵ I cap plus 4 into 10⁵ J cap. है ना, मीटर पर सेकेंड। Find pitch of the proton. आ गया। 0.095 पिच सिंपली क्या है, v पैरेलल इनटू टाइम। v पैरेलल कौन सा वाला, आई कैप वाला, सर 0.1 इनटू टाइम पीरियड 2 पाई m बाय बी क्यू। है या नहीं, ये लिखा होगा आपने। यस सर।
क्या आया इससे? 0.12 आया। 0.15 आएगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलो, तो ये था आपका बेसिकली मोशन ऑफ पार्टिकल 0.15। ये था बेसिकली आपका क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो मैग्नेटिक फोर्स जब किसी चार्ज पार्टिकल पे लगता है जिसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस पी, तो उसका पाथ कैसा कैसा हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, सर्कुलर पाथ हो सकता है, हेलिकल पाथ हो सकता है। अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है तो पार्टिकल वेलोसिटी सिलेक्टर पे चल सकता है कि नहीं? और अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो एंगल पे प्रोजेक्ट किया है विद मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हेलिक्स पर भी चल सकता है। क्लियर हुआ? यस। तो ये थी पूरी कहानी फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल की। अब इसके आगे जो टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है? मेनली इस पर ही ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। बाकी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर कंपैरेटिवली काफ़ी सिंपल होता है, उसमें भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, चलो ओके सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वैसे कल तो डिस्कशन बोला था ना, कब बोला है डिस्कशन के लिए? सर चलिए, कल है ना? किसका करना था? मैंने लिख दिया था ना लास्ट क्लास में। मैग्नेटिक फील्ड की एक्सरसाइज। हाँ, फील्ड तो करके में आना प्लीज। ठीक है, डिस्कशन होगा तभी आपका फायदा होगा, तो करके आना। सर ओके, आपको सेंड करना है वो एक्सरसाइज। क्या सर एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन सेंड करना है आपको। सॉल्यूशन? कितने क्वेश्चन थे उसके अंदर? किसी ने देखा टोटल क्वेश्चंस कितने हैं?